हेलो गाइस, दिस इज़ खुशबू जैन एंड होप सो आप लोग सब सेफ हो और अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो एथिक्स पे हमारा रहने वाला है। जैसे आपको पता है एथिक्स सब्जेक्ट्स के मैराथन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी जनों का ग्रुप 2 पेंडिंग है और एथिक्स है ऐसे सब्जेक्ट बहुत इजी बट याद एग्ज़ाम के वक्त याद नहीं आता है। बहुत कंफ्यूज हम लोग हो जाते हैं जब पेपर आता है तब, क्योंकि अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं माइंड में। ठीक है, तो एथिक्स सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट ए पार्ट एथिक्स 20 मार्क्स के लिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और लास्ट में आपका जो सस्टेनेबिलिटी वो 50 मार्क का आएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और लास्ट में आता है सस्टेनेबिलिटी, वो 30 मार्क्स का आता है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है मैं 20 मार्क्स के लिए बना रही हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि आज दोनों चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कवर कर लूँ, ताकि आप आज उसे पढ़ के रिवाइज करके लर्न कर लो, ताकि आपके ये दो चैप्टर 20 मार्क्स आपके जेब में आज होने चाहिए। ठीक है, तो आपके मुझे आप मतलब मैंने जितने सारे वीडियोस बनाए आपको काफ़ी अच्छे लगे, इसके लिए थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। और आपको और भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो होप सो अगर मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ तो बहुत अच्छा होगा। और ऐसे ही प्लीज़ अपना सपोर्ट मुझे देते रहना, और बाकी का वीडियो हम करते हैं कंटिन्यू। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू ऑल। फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उसके पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स नोट्स के लिए इतना हाइप करते हैं कि नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए। देखिए, नोट्स आप कितने भी ले लो, एग्ज़ाम जब आपकी आएगी और जब आपके एग्ज़ाम होंगे ना, तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपको कौन से नोट्स रेफ़र करने हैं, ये करो ये करो। एग्ज़ाम में इस वजह से स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो एट लास्ट मोमेंट तक समझ ही नहीं आता है उनको कि पढ़े किस में से। आप कभी स्कैनर पढ़ रहे हो, कभी मॉड्यूल पढ़ रहे हो, कभी किसी के नोट्स पढ़ रहे हो, फिर और आपको कोई ग्रुप में नोट्स मिलते हैं वो आप पढ़ लेते हो। प्लीज़ स्टिक टू वन नोट्स ओनली, मेरा ये सजेशन रहेगा। ठीक है, ओके, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, एथिक्स। एथिक्स क्या है? नॉर्मली हम बोलते हैं कि ये हमारे एथिक्स है, तो क्या है वो? तो इसका मतलब क्या है? ये हमारे कस्टम्स हैं, हमारे बिहेवियर है जो हमने दिखाया है कि ये हमारे एथिक्स है। जैसे बड़े बोलते हैं ना कि अपने घर के ये संस्कार नहीं है, तो वो क्या है? हमारे एथिक्स नहीं है। ओके, तो ये होता है एथिक्स, बेसिक मीनिंग। लेकिन ग्रीक वर्ड में इसे नाम दिया गया है इथोस। इथोस मतलब क्या? इट रेफर्स टू द कैरेक्टर और अ कस्टम और एक्सेप्टेड बिहेवियर, जो मैंने अभी बोला। इथिक्स मीन्स व्हाट? इथिक्स यहाँ पे क्या होता है? द स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग। आप कर सकते हो ना, इथिक्स से पता लगा सकते हो कि क्या हमारे इथिक्स में है और क्या हमारे इथिक्स में नहीं है। ओके, ठीक है। इट यूजुअली इन टर्म्स ऑफ राइट, ऑब्लिगेशन, बेनिफिट टू सोसाइटी, फेयरनेस और स्पेसिफिक वर्च्यूज। ओके, in short, ethic is a set of principles or standards of human conduct which govern the behavior of individual or organization. Okay. उसके बाद में इट इज़ नॉट अ नेचुरल साइंस बट अ क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन माइंड। ये कोई नेचुरल साइंस नहीं, बट ये अपन ने खुद ने क्रिएट किया है कि मेरे एथिक्स ये हैं, इसके एथिक्स ये हैं, मेरे घर में ये नहीं चलेगा, इसके घर में ये नहीं चलेगा, लाइक दैट। कोई ये साइंस ने नहीं बोला है कि इसके घर में ऐसा चलेगा, उसके घर में नहीं। नहीं, ये क्या है? ये क्या हुआ है? सब ह्यूमन माइंड ने क्रिएट किया है। ठीक है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की वजह से ये बना है। ठीक है, इथिक इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द करप्शन। ये एज अ कमेंट भी बहुत बार पूछा, तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना। इथिक्स इज़ अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट करप्शन। As a law enforcement is a remedial and reactive. Absence of ethics and good governance standard leads to questionable practices and corporate failures which surface suddenly and massively. मतलब देखो, अगर आपकी कुछ ethics ही नहीं है घर में, आपकी कोई गुड गवर्नेंस ही नहीं है, तो फिर क्या वो घर टिक पाएगा? क्या सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कभी कोई कभी आ रहा है, कोई कभी जा रहा है। ठीक है, नहीं तो एक घर में एथिक्स रहता है कि भाई रात को 10 बजे के बाद कोई बाहर नहीं जाएगा, तो क्या होगा? सब डर डर के मारे पहले ही घर में आ जाएंगे। तो ये एक हुआ एथिक्स प्रॉपर मेंटेन। तो यहाँ पे यही बोला है कि अगर आपके एथिक्स नहीं होंगे, गुड गवर्नेंस नहीं होगी, तो यहाँ पे जो कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस हो वो क्या हो जाएगी? पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक अच्छे से करके जाना। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताया कि
पहले के ज़माने में क्या होता था, जो किंग लोग, राजा लोग होते थे, वो एक फूड टेस्टर के लिए अलग से बंदा रखते थे। मतलब क्या है कि भाई चेक करने के लिए कि खाने में जहर तो नहीं मिलाया है। अगर वो जहर मिलाया होगा तो वो इंसान मर जाएगा और राजा बच जाएगा। तो ये उस ज़माने के इथिक्स थे। तो हम उससे, ये किसने बनाया ये रूल? राजा ने बनाया। ये तो कोई साइंस ने नहीं बनाया ना कि भाई पहले ये खाएगा उसके बाद राजा खाएगा। नहीं, ये किसके रूल थे? किंग के रूल थे। ओके। अब व्हाट इज कंसिडर्ड एथिकल बिहेवियर इज वन सोसाइटी माइट बी कंसिडर्ड अनएथिकल। अभी कोई कंट्री में क्या होता है, कोई इथिक मतलब कोई सही होता है, एक कंट्री के लिए वो सही है, दूसरी कंट्री के लिए वही गलत है। अभी दुबई में क्या होता है, दुबई में आप देखोगे तो लॉयन रखना घर में, ये क्या है? इथिक है, उनके रखते हैं वो लोग। और क्या इंडिया में ऐसा रख सकते हैं? क्या नहीं रख सकते हैं? ठीक है। यहाँ पे ड्रिंकिंग की बात करें, कोई कंट्री में ड्रिंकिंग टीनेजर्स को अलाउड होती है, ड्राइविंग लाइसेंस उनको काफ़ी जल्दी मिल जाता है। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या होता है, 18+ के बाद ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। तो ये क्या है, सोसाइटी डिफरेंट है। ठीक है। उसके बाद में फीचर्स ऑफ एथिक्स। अब ये फीचर्स मैंने यहाँ पे जो जो अंडरलाइन किया है वो आपके पॉइंट्स एग्जाम के आंसर में आने ही चाहिए। ठीक है। एथिक्स इज अ कंसेप्शन ऑफ राइट और रॉन्ग कंडक्ट, मैं बता ही चुकी हूँ आपको। एथिक्स डील विद द फॉर्मुलाइज प्रिंसिपल डिराइव फ्रॉम द सोशल वैल्यूज। इट डील्स विद द मॉरल चॉइसेस। ओके। it is a universal in nature. They prescribe the obligation and virtues for everybody in the society. ठीक है। इथिक्स सबके लिए होता है। ये इट इज़ अ यूनिवर्सल इन नेचर। भले ही यहाँ पे डिफरेंस हो सकते हैं दोनों की इथिक्स में, लेकिन इथिक्स तो आपके यहाँ पे प्रिंसिपल्स होंगे ही होंगे। ओके। There exist no sharp boundaries between ethical and non-ethical. Therefore, the people faced ethical dilemmas where clear-cut choice become the more difficult. ये आप इथिकल डेलिमा का क्वेश्चन आएगा तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा। ठीक है। तो तब अपन ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। द कंसेप्ट ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस इज इम्प्लिसिट इन द एथिक्स। क्योंकि यहाँ पे ये जो इक्विटी जस्टिस ये जो होता है एथिक्स के लिए एक इम्प्लाइड तरीक़े से काम करता है। क्योंकि इथिक्स यहाँ पे क्या करता है, सही सही आपको सलाह देता है। ठीक है। आपको सही बताता है। और ये यहाँ पे फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल इज अ प्राइमरी एम ऑफ द एथिक्स। ओके। एथिक्स एंड लीगल एक्शन do not necessarily coincidence. Okay, the legality of the actions and decisions does not necessarily make them ethical. Okay, तो यहाँ तक हमने फीचर्स ऑफ एथिक्स देखा। अब मैं बात करती हूँ बिजनेस एथिक्स की। बिजनेस एथिक्स में क्या होता है, बिजनेस एथिक्स इज अ फॉर्म ऑफ अप्लाइड एथिक्स। इन अ ब्रॉडर सेंस आई कैन से एथिक्स, ये क्या होता है, ये इट इज़ लाइक एप्लीकेशन ऑफ द मॉरल एंड एथिकल नॉर्म्स टू द बिजनेस। अभी बोलते हैं ना मेरे बिजनेस के एथिक्स नहीं है उधारी पे माल देना, तो ये किसने बनाया? ये साइंस ने बनाया? नहीं। क्यों? ये आपने खुद ने ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है कि भाई मेरे यहाँ पे उधारी इतने दिन की ही मिलेगी, या मेरे यहाँ पे उधारी यहाँ पे अलाउड नहीं है। मैं पूरा काम क्या करती हूँ, कैश में या कैश में करता हूँ। ठीक है। तो ये आपके क्या है, बिजनेस एथिक्स है। ठीक है। आप क्या करते हो, आप बोलोगे नहीं मेरे तो मैं सब क्या करूँगा, बिल टू बिल काम है मेरा, कोई ये 2 नंबर का काम नहीं है। तो ये आपके क्या हो गए, बिजनेस एथिक्स हो गए। ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको ये जो एग्जांपल्स देती हूँ, आपको अगर सही लगे तो आप ये एग्जाम्पल एग्ज़ाम में ध्यान रखना। मतलब जब आप पढ़ोगे ना तो ये एग्जाम्पल अपने आप को रिलेट करो। ठीक है। तो आपको याद रहेगा। एथिक्स सब्जेक्ट ऐसा ही, आप कितना भी पढ़ लो याद आता नहीं है एग्ज़ाम में। तो ये जो मेरे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं उसको याद रख के आप पढ़ाई करो। ओके। thus the coverage of business ethics is very wide. It deals with the norms relating to the company and its employees, सप्लायर, कस्टमर, नेबर। अब देखो ये यहाँ जो बिजनेस एथिक्स है वो काफ़ी वाइड है, सबके लिए अलग अलग होते हैं। उनके एम्प्लॉयज़ के लिए बिजनेस की एथिक्स अलग है, सप्लायर के लिए अलग है, कस्टमर के लिए अलग है, और उनके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे उनके लिए एथिक्स अलग होंगे। तो मैं इन शॉर्ट कह सकती हूँ कि बिजनेस एथिक्स स्टैंड फॉर द प्योरिटी ऑफ पर्पस दैट इज अपहेल्ड थ्रू केयरफुली डिजाइन एक्चुअल प्रैक्टिसेस ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइजेस। ओके। It reflects the philosophy of business, one whose aim is to determine the fundamental purpose of the company. Thus, business must balance their desire to maximize the profits against the needs of the stakeholder. सीधा सीधा क्या है कि profit is a main aim and it is a need for the stakeholder. तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया कि प्रॉफिट ही एक कंपनी का क्या होता है, या एक कंपनी का क्या होता है, मतलब प्रॉफिट, बिजनेस वाले को प्रॉफिट तो कमाना ही है, साथ में उसके जो स्टेक होल्डर्स है उनकी भी उनको ज़रूरतों का ध्यान रखना है। ठीक है।
तो ये अब बिजनेसमैन का काम है कि उसको बैलेंस लेके चलना है कि प्रॉफिट भी अच्छा होना चाहिए और जो स्टेक होल्डर है उनकी नीड्स भी टाइम टू टाइम फुलफिल होनी चाहिए। आप स्टेक होल्डर्स को नाराज़ नहीं कर सकते हो। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन बिजनेस देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आप अगर देख रहे होंगे तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में पॉइंट्स लिखे हैं। ये आपको मॉड्यूल में भी मिल जाएंगे और मैंने यहाँ पे भी लिखे हैं। तो अगर आप मॉड्यूल से पढ़ रहे हो तो ये नोट्स अपने मॉड्यूल में साइड में लिख लेना। ओके, there is a kind of social contract between the society and business by which the society expect the business to work in their interest। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। सोसाइटी भी आपसे चाहती है कि आप उनके लिए कुछ काम करो, उनके लिए कुछ अच्छा करो। ओके, सेकेंड पॉइंट इज अबाउट एथिकल कंडक्ट इज इन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेसमैन। क्योंकि बिजनेस यहाँ पे अगर आप इथिकल कंडक्ट रखोगे तो ही आप रिस्पेक्ट अर्न कर पाओगे, तो ही आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाओगे, हेल्दी कंपटीशन क्रिएट कर पाओगे और इंडस्ट्रियल ग्रोथ आप कर पाओगे, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। उसके बाद में इथिकल बिजनेस होना ज़रूरी है। मतलब अच्छा बिजनेस होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हाँ अगर आप गुड सिटीजन बनना, अगर आप गुड सिटीजन बनते हो और उसके साथ आप बिजनेस करते हो तो फिर वो बंदा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे टाटा, रिलायंस, ही क्या है, गुड सिटीजन है। क्यों? क्योंकि दे आर डोनेटिंग द मनी एज अ CSR फॉर्म। ओके, वो दे रहे हैं कुछ तो भी, वो सोसाइटी को दे रहे हैं, कोई फॉर्म में दे रहे हैं। आप सिर्फ सोसाइटी से लेने का मत सोचो, उनको देने का भी सोचो, ये कहना चाहती हूँ इन शॉर्ट में। ओके, फोर्थ इज अबाउट एथिकल policies and practices enables a business enterprise to build the goodwill for itself and unethical practices ultimately leads to downfall of the big organization। मैंने आपको पहले ही बोला कि आप यहाँ पे गुडविल अगर आपकी एक बार बन गई तो बढ़िया है। अगर आपने सपोज अनएथिकल प्रैक्टिसेस चालू कर दी तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। जैसे आप देखोगे किंगफिशर धीरे धीरे नाम ख़त्म हो रहा है, एग्जाम्पल लिया है मैंने। ओके, बिजनेस कैन प्रॉस्पर ओनली व्हेन द सोसाइटी स्टेबल एंड पीसफुल। जहाँ जब सोसाइटी में शांति होगी, आपकी वजह से एकदम शांति है, सब कुछ सही है, तब तक वो बिजनेस क्या है, शांतिपूर्वक रहेगा। सोसाइटी ने एक बार आपको कर दिया, जैसे भी टाटा का एक ऐड आया था तनिष्क का, उसमें कुछ तो भी वो रिलीजन को लेके था, तो लोगों ने बॉयकॉट करना चालू कर दिया, टाटा के शेयर्स क्या हो गए, गिर गए। तो इसका मतलब क्या, सोसाइटी में खलबली मच गई, तो आपके बिजनेस में भी खलबली मच गई। सोसाइटी शांत है, आपका बिजनेस भी शांत है। ठीक है, तो ये रियल लाइफ के एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ओके, द कवरेज ऑफ बिजनेस एथिक्स इज़ वेरी वाइड। मैंने आपको पहले ही कहा कि काफ़ी वाइड है ये, तो इनके आपको सारी बातें ध्यान रखनी है, सबको कवर, आपको सबको खुश रखना है। आपको सिर्फ आप अपने आप को खुश मत रखो, घर आपके जो स्टेक होल्डर्स है, मतलब वही घर वाले हो गए अब, तो वो क्या, उनको आप खुश रखो, वो खुश तो आप खुश। ठीक है, बिजनेस एथिक्स स्टैंड फॉर द सेमनेस और प्योरिटी, ये हो गया अपना, वापस नहीं रिपीट कर रही हूँ। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस एथिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जून 19 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 21 में भी पूछ ले, क्योंकि हुआ है ऐसा बहुत बार कि लास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 19 में आया, देखो 20 जून में तो अटेम्प्ट था नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो अच्छे से हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। ओके, बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, हाथ मिला के चलते हैं दोनों। An organization which follow ethical principle in all the activity, in all probability follow best governance practices as well। अब भाई जो इथिकल है एकदम, वो गवर्नेंस भी तो अच्छे से करेगा। जब उसकी इथिक्स में चोरी लिखी, मतलब वो चोरी करता ही नहीं है, उसके इथिक्स ही है कि वो जो ईमानदारी से काम करता है, तो मतलब क्या हो गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी करेगा, ट्रांसपेरेंसी भी वो रखेगा। तो इसके लिए ये दोनों हाथ मिला के चलते हैं। तो एग्जाम में बहुत बार ऐसे कमेंट करके एज अ कमेंट क्वेश्चन आया है, बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, तो उसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। ओके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नॉट समथिंग विच रेगुलेटर्स हैव टू इम्पोज ऑन अ मैनेजमेंट, इट शुड बी कम फ्रॉम विद इन। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज मेन टू रन companies ethically in a manner such that all the stakeholders are dealt with a fair manner,
गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस शुड लुक एट ऑल स्टेक होल्डर्स एंड नॉट जस्ट अ शेयर होल्डर अलोन। जब भी आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस करते हो तो आपको सब स्टेक होल्डर का ध्यान रखना है, सिर्फ शेयर होल्डर का नहीं। जो आपके इसमें इन्वेस्ट कर रहा है उसका ही ध्यान आपको नहीं रखना है, आपको आपके कस्टमर्स का रखना है ध्यान, उसके बाद सप्लायर का ध्यान रखना है, अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना है। तो ही तो ये क्या हो जाएगी, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगी। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिसकी अच्छी होती है वो सक्सेसफुली काम करते हैं। जैसे HDFC बैंक की अगर आप देखोगे तो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेस्ट है उनकी। तो आज देख लो HDFC कितनी पॉपुलर बैंक बन चुकी है और आई थिंक नंबर 1 पे है। ओके, तो इस तरीके से द वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट क्या है, वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट एंड एथिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट मैनेजमेंट हैज़ टू यूज इन इट्स गवर्नेंस एंड विच वुड एबल द ऑर्गेनाइजेशन टू स्टैब्लिश प्रोडक्टिव relationship with its internal customer and lasting business relationship with its external customer। क्या बोला है यहाँ पे, जो आपकी वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट है उसका अगर आप अच्छे से करते हो और आप अपना रिलेशन इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर के बीच में आप अच्छे से मेंटेन कर पाते हो, तो इसका मतलब क्या है, आप जीत गए। आप जो रेस आपने लगाई थी उसमें आप सफल हुए। ठीक है, A business organization has to compete for a share in the global market on its own internal strength। समझा? Ethics in corporate governance would enable the organization to establish productive relationship between with its internal customer and lasting business relation with the external customers। ये ऊपर का ही है तो रिपीट नहीं, वापस मैं नहीं करूँगी। ओके, ये कुछ थेरीज़ है, तो थेरीज़ एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। फिर मैं फटाफट आपको एकदम फास्ट फॉरवर्ड में आपको ये समझा देती हूँ मैं। कांटियन एथिक्स की थेरी है ये, उसमें सिर्फ यही बोला है कि इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द ड्यूटी एंड मोरालिटी ऑफ द ह्यूमन एक्शन। ठीक है, एक्शंस आर एथिकल और अनएथिकल बेस्ड अपॉन द इंटेंशन ऑफ द पर्सन। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉरल थेरी। ये बोलता है इट इज़ बेस्ड ऑन द ह्यूमन बींग हैविंग कैपेसिटी फॉर द रैशनलिटी। थर्ड इज़ अबाउट द कर्मा, कि जैसे आप कर्म करो, करते रहो, फल की चिंता मत करो, भागवत गीता में ऐसा लिखा है तो वही है। उसके बाद में दो तरह कांत ने बताया था कि 2 तरह के यहाँ पे इम्पेरेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एक्शन आपका इथिकल है। ओके, उसके बाद में रूल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ दिस थ्योरी क्या है, ट्रीट जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में टेक्नोलॉजिकल इथिक्स, इसमें क्या होता है, इसमें ग्रीक वर्ड का मीनिंग बताया है। क्या बोला है, टेलोस मीन्स एंड, पर्पस। इट इज़ एथिकल थ्योरी, इसमें बताया कि ख़त्म, इट होल्ड दैट इट एंड्स। ओके, वेदर एन एक्ट इज़ गुड और एविल, राइटनेस ऑफ द एक्शंस इज डिटरमाइंड सोली बाय द गुड कॉन्सिक्वेंसेज। इट ठीक है, तो ये यहाँ पे था। सेकेंड इसमें था कि बिजनेस डिसीजन लेने में ये थ्योरी हमें हेल्प करती है। एंड थर्ड ये था कि इसको अगर मैं कंपेयर करूँ डिनोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल थ्योरी को, तो इसमें दे आर मोर इंटरेस्टेड इन कॉन्सिक्वेंसेज कि भाई क्या होगा, ये बुरे में ज़्यादा, ये निगेटिव थोड़ी थ्योरी है ये। ओके, उसके बाद मैं ईगोइज़म की बात करूँ तो ईगोइज़म यहाँ पे आई यूज़ कर लिया, मैं। ओके, यहाँ पे ये यूज़ किया है तो इसके लिए इसको नाम दे दिया ईगोइज़म। ठीक है, तो ये सेल्फ इंटरेस्ट की थ्योरी एक तरह से। इस मॉडल में ऐसा बोला है कि इसमें आपके हार्म्स आएंगे, बेनिफिट्स आएंगे, राइट्स आएंगे फॉर द ओन वेलफेयर। ओके, इसके जो एक्शंस होंगे ये मॉरली करेक्ट होंगे। पहले हमने देखा था कि मॉरली कुछ नहीं है, बस काम होना चाहिए। ओके, इसमें देखा कि मॉरली करेक्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो दिया है कि भाई बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है जो क्या करती है, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, लेकिन उनको बोलती है कि तो 5 साल मेरी कंपनी के लिए काम करना पड़ेगा तेरी डिग्री होने के बाद। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी का इसमें इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से ईगोइज्म थ्योरी, ये थ्योरी नहीं कराऊंगी मैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती है। यूनिलैटरलिज्म थ्योरी नाम है इसका। ओके, उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है तो ये मैं करती हूँ, आपके लिए पढ़ लेती हूँ ये। रिलेटिज्म थ्योरी, सॉरी अगर मेरी आवाज़ आपको ऐसी लग रही है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया था कि मुझे रिकॉर्डिंग करनी है तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। सो मेरी आवाज़ के साथ प्लीज़ आप काम चला लेना, सॉरी फॉर माई वॉइस।
रिलेटिज्म थ्योरी, ये क्या होता है? इट इज़ एन आइडिया दैट सम एलिमेंट्स और एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस और कल्चर्स आर रिलेटिव और डिपेंडेंट ऑन अदर एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये थ्योरी कुल मिला के एक्सपीरियंस और कल्चर, देखो मैंने ऊपर लिखा एक्सपीरियंस और कल्चर, रिलेटिव और डिपेंडेंट ऑन अदर। ठीक है, सेकंड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट डिपेंड अपॉन द पर्सन टू पर्सन और सोसाइटी टू सोसाइटी, कि कौन किस कैसा इसको लेता है। ठीक है, इट रेफर्स टू द ट्रूथ relativism, which is the doctrine that no absolute truth, that is the truth is always related to some particular frame of reference. ठीक है, अब killing animal for the sports can be right for one culture but it can be wrong for another culture, is like that. okay, वर्च्यू थेरी ये भी इतनी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट मैंने यहाँ पे पॉइंट्स जो दिए हैं। क्या पहला पॉइंट है? मॉरल फिलोसॉफी कैरेक्टर, ये एक तरह का ये फिलोसॉफी से रिलेटेड थेरी है जो आपको बताती है कि कैरेक्टर्स क्या होता है, मीन्स ये कैरेक्टर पे एम्फोसाइज ज़्यादा करती है रेदर देन इसके कॉन्सिक्वेंसेस से। ठीक है, ये एक तरह की इथिकल थिंकिंग पे चलती है, मतलब क्या, ऑनेस्टी मेरे लिए सब कुछ है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप इसको अप्लाई करोगे बिजनेस को तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन बट एवरीडे लाइफ वर्चूज कैन नॉट बी अप्लाई टू द बिजनेस कंडीशनली, एनी मैनेजर वाइल लुकिंग एट एम्प्लॉय वेलफेयर कैन नॉट अवॉइड द ले ऑफ। वो अगर सपोज यहाँ पे कोई कंपनी की मैं बात करूँ या बिज़नेस की मैं बात करूँ, तो कोई हर मैनेजर इसको वर्चू को अप्लाई नहीं कर सकता है। वो भी सोचेगा कि यार मैं इसके लिए सोच रहा हूँ, लेकिन अगर वो खुद ही ऐसे ले ऑफ करेगा एम्प्लॉय, तो फिर क्या वो उसे रखेगा काम पे? नहीं, क्योंकि सामने वाले को काम में इंटरेस्ट ही नहीं, हम कितना भला करें, इज़ लाइक दैट। ओके, अगर इस थ्योरी को अगर आप अप्लाई करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप बिजनेस एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर रहे हो, क्योंकि 24 आवर्स आप ऑनेस्ट नहीं हो सकते हो। ऐसा कोई बंदा आपको मिलेगा जो 24 आवर्स सच ही बोले? कोई नहीं मिलेगा ऐसा। ठीक है, तो ये थ्योरी मुझे लगता नहीं है कि रियल लाइफ में कोई आज के ज़माने में यूज़ हो सकती है। इसके लिए साफ साफ यहाँ पे बोला है कि ऑनेस्टी इन बिजनेस इज़ नॉट नेसेसरी इन द सेम एज ऑनेस्टी इन अदर स्पेयर ऑफ लाइफ। ओके, जस्टिस थ्योरी इज़ वेरी सिंपल, आप कर सकते हो। स्कोप मेरा बेसिकली इस वीडियो का यही है कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, मतलब आ सकते हैं, वो मैं इस पर ज़्यादा फोकस करूँ रेदर देन ऑल इस पे। ओके, तो इसके लिए मैं जो इम्पोर्टेंट है वही मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ आपको। स्कोप ऑफ बिजनेस एथिक्स, अब इसमें पहला आएगा एथिक्स इन कंप्लायंस। कंप्लायंस में कैसे एथिक्स होने चाहिए? तो कंप्लायंस मतलब क्या होता है कि आप अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा कर रहे हो। ठीक है, किसी अथॉरिटी ने आपको ऑब्लिगेशन दिया है कि कंप्लाई करो ये चीज़ें, तो आप क्या कर रहे हो? उससे कंप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ताकि फिर आपको भी डर रहेगा ना, इन केस कुछ होता है, कंप्लाई अगर हम नहीं कर पाते और कुछ केस बनता है तो एक वो डर रहेगा। तो ये आपको लॉ से जोड़ के रखने के लिए कंप्लायंस बनाया गया है। ठीक है, एन एथिकल क्लाइमेट इन ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर्स दैट कंप्लायंस विद द लॉ इज फ्यूल्ड बाय द डिजायर टू अबाइड बाय द लॉज, जो मैंने अभी बोला। ठीक है, so organization that have high ethics comply with the laws not only in the letters but go beyond which is what is stipulated or expected of them, मतलब वो जो लिखा है उससे वो तो कर ही रहे हैं फॉलो, लेकिन उससे ज़्यादा वो कोशिश टाइम के पहले कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे HDFC बैंक का आप अगर देखोगे तो बहुत अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। ठीक है, ethics in finance, ethical issues in finance include window dressing in accounting, misleading financial analysis, क्या करते हैं, अच्छा अच्छा सब दिखाते हैं। related party transactions not at arm length price, insider trading, security fraud, executive compensation, bribery, kickbacks, overbilling, facilitation payment, fake reimbursement, ये सारे क्या है? ये सारे आपके फाइनेंस इथिकल इश्यूज है फाइनेंस में। ठीक है, अब बात करते हैं एथिक्स इन ह्यूमन रिसोर्स की। अब इसमें क्या होता है कि देखो इसमें क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं HRM को, तो डिस्क्रिमिनेशन इश्यूज, सेक्सुअल हरासमेंट, अफर्मेटिव एक्शन, इश्यूज रिलेटिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड ट्रेड यूनियन। उसके बाद में वर्क प्लेस सर्वेलेंस, प्राइवेसी ऑफ एम्प्लॉयज, डिस्क्रिमिनेशन विद द विसल ब्लोअर, फेयरनेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। तो ये सारे आपको करने पड़ेंगे। ओके, एथिक्स इन मार्केटिंग, द मॉरल प्रिंसिपल बिहाइंड ऑपरेशन एंड रेगुलेशंस ऑफ मार्केटिंग, ये इसका एक आप याद रखो कि ये वर्ड आपके आने चाहिए। ठीक है, इसके इश्यूज़ क्या होते हैं? प्राइजिंग, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, कंटेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, डिसीजन मेकिंग, इनकम्प्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन,
चिल्ड्रन इन मार्केटिंग, सैरोगेटेड एडवर्टाइजिंग, ब्लैक मार्केट एंड ग्रे मार्केट। ओके, एथिक्स इन प्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, दिस एरिया ऑफ बिजनेस एथिक्स डील विद द ड्यूटीज ऑफ कंपनी टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन प्रोसेस डू नॉट कॉज हार्म। तो इसकी इशूज़ क्या है, इफेक्टिव, एडिक्टिव एंड इनहेरेंटली डेंजरस प्रोडक्ट्स, ethical relation between the company and advertisement, ethical problem arising out of new technologies, product testing, ethics। तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे हमें फेस करनी पड़ती है इन द प्रोडक्शन। ओके, अब व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बिजनेस एथिक्स, तो मैंने कोड बनाया इन्वेस्टर कार। कैसे हम देखते हैं, इन्वेस्टर का हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, तो हमारा इन्वेस्टर पॉइंट यहाँ पे ख़त्म होता है। इन्वेस्टर लॉयल्टी क्या होता है कि इन्वेस्टर आर कंसर्न अबाउट एथिक्स, ठीक है, जहाँ जिसके एथिक्स अच्छे होंगे, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करेगा, जिसकी मार्केट में रेपुटेशन होगी, वैसे ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है, दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर अबाउट द एथिकल क्लाइमेट। इसी वजह से टाटा के शेयर्स, रिलायंस के शेयर्स क्या है, काफ़ी अच्छे होते हैं, बिकॉज दे आर कंसर्न विद द एथिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे हैव रेपुटेशन इन द मार्केट। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे कस्टमर की रॉयल्टी यहाँ पे ज़्यादा होती है। ठीक है, दे आर लॉयल टू द कंपनी ऑल्सो। ओके, उसके बाद में कार, सी इज़ अबाउट द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आपकी बिजनेस एडवांटेज, मतलब बिजनेस एथिक्स का एडवांटेज दूसरा क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जब तक आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, तब तक आपकी कोई भी तरह की बिजनेस स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। आपको समझना पड़ेगा कि जब तक कस्टमर एक बार कोई प्रोडक्ट यूज़ करके दूसरी बार आपको ऑर्डर नहीं दे, इसका मतलब क्या है, आप फेल हो। तो इसके लिए कस्टमर की यहाँ पे बिज़नेस को एथिक्स अपनी अच्छे से अडॉप्ट करनी पड़ेगी, ताकि पब्लिक इमेज उसकी अच्छी बने और वो स्ट्रांगली मार्केट में कॉम्पीट कर पाए अपने कॉम्पिटिटर को। समझ में आया। ए इज़ अबाउट द अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट। अभी क्या होता है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं। ठीक है, तो अगर कंपनी ऐसे बंदों को हायर करेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे लोगों को यहाँ पे हायर करना चाहिए जिसके पास बहुत अच्छा टैलेंट हो, ताकि कंपनी क्या करे, कंपनी उनकी टैलेंट का यूज़ करके वो ग्रो कर सके। और ये कब पॉसिबल है, जब आपका एनवायरनमेंट ऐसा होगा कि आप खुद भी ट्रस्टवर्दी हो, मतलब कंपनी भी ट्रस्टवर्दी है और फिर वो जो एम्प्लॉई है वो भी क्या है, यहाँ पे ट्रस्टवर्दी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के इथिक्स आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्योंकि टैलेंटेड लोगों को ढूंढना ये बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पे क्या होता है कि टैलेंटेड लोग मिल जाते हैं, लेकिन कंपनी उन्हें हायर नहीं कर पाती है, क्यों, बिकॉज ऑफ पैकेज। अब कोई कंपनी के पास इतना पैसा नहीं होता है, लेकिन उनको उस टैलेंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे दोनों ही बैलेंस करके चलना पड़ता है। ठीक है, तो बिज़नेस एथिक्स अगर आपकी अच्छी हुई तो आपकी मैनेजमेंट जो होगी, आपकी जो मैनेजमेंट होगी वो अच्छे से काम करेगी और आपके लिए एक पक्का कॉन्क्रीट बेस रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा। एक और आर बचा ना, रेगुलेटर। लास्ट बचा है कार का आर, रेगुलेटर। तो रेगुलेटर्स आर आई ऑफ द कंपनी एंड क्या होता है कि जो रेगुलेटर्स होते हैं, दे नीड नॉट ओनली ऑलवेज मॉनिटर द फंक्शनिंग ऑफ द साउंड कंपनी। द कंपनी अर्न्स द प्रॉफिट एंड रेपुटेशनल गेन इफ इट एक्ट्स विद इन द कन्फाइंस ऑफ द बिजनेस एथिक्स। मतलब क्या है, कॉर्पोरेट ये रेगुलेटर्स जो होते हैं, ये कौन होती है, गवर्नमेंट होती है। तो गवर्नमेंट क्या हमेशा आंखें लगा के रखेगी क्या, नहीं। अगर अच्छी कंपनी होगी तो वो टाइम टू टाइम सारे काम करेगी। अब जैसे एग्जाम्पल टैक्स वो टाइम टू टाइम भर रही है, फिर वो और भी जो भी कंप्लायंस हो रहे हैं वो टाइम टू टाइम करी। तो इसका मतलब क्या है कि वो सब कुछ प्रॉपरली वो कर रही है और इससे मार्केट में उनकी इमेज अच्छी बन रही है। तो ये सारी इसमें हमने देखा था। ठीक है, और लास्ट में एक मैं बताना चाहूँगी कि टू समराइज दैट द कंपनी आर रिस्पॉन्सिव टू द एम्प्लॉयज़ नीड हैव लोअर टर्नओवर इन द स्टाफ। हाँ, इन शॉर्ट मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ कि ये आप अगर ये सारा आप अगर एडवांटेज देखते हो तो यहाँ पे क्या बनता है, ये इन्वेस्टर कार। हमने इन्वेस्टर की लॉयल्टी यहाँ पे देखी, उसके बाद में हमने कस्टमर सेटिस्फेक्शन देखा, उसके बाद में अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट हमने देखा, और लास्ट में हमने देखा रेगुलेटर्स। ओके, तो यहाँ
आपका फर्स्ट चैप्टर मैं ख़त्म कर रही हूँ। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर। तो मुझे लगता है मैं सेकंड वीडियो इसका बनाऊँगी क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं सेकंड चैप्टर के साथ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना, और इस वीडियो को आप लाइक करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना। ओके, थैंक यू, गुड डे।